जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 18 ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयार किए गए ऐसे लेक्चर्स हैं जो शायद आपने यूट्यूब पे नहीं देखेंगे। आई एम ओपनली चैलेंज। दोस्तों ये जो है आप जो लेक्चर पे आप हो, ये 18वां लेक्चर है, यानी कि 18th लेक्चर है स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। इससे पहले 17 लेक्चर मैं देकर आया हूँ, ठीक है। उन लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा तो हो सकता है इस समझने में लेक्चर को जो है दिक्कत हो, तो उस लेक्चर को जो है बाकी देख करके लेक्चर आए होगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको जो है मैंने बताया था कि जैसे सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट हमारी होती है, वैसे जो है स्टेट के लेवल पे, चूँकि हमारा इंडिया जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो है बटा हुआ है। सिर्फ जो है अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सही तरीके से चलाने के लिए, प्रशासन जो है सही तरीके से चल जाए, तो इसलिए हमारे देश को जो है अलग अलग टुकड़ों में बांट कर रखा है। या कह लीजिए जो है उसके कुछ स्टेट कहलाते हैं तो कुछ जो है यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं, जहाँ पे स्टेट जो है वो स्वयं जो है, अगर स्टेट देखा जाए तो उसको बहुत सी जो है ऑटोनॉमी मिलती है, ठीक है। और स्टेट जो है अपने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। दूसरी तरफ जहाँ पे आपने देखा कि जो यूनियन होती है वो यूनियन लिस्ट और जो है कंकरेंट लिस्ट पे जो है कानून बना सकती है। इसी प्रकार से स्टेट भी जो है स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे बना सकता है। यानी कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो प्रिविलेंट रहेगा, यानी कि जिसका ज़्यादा डोमिनेंस रहेगा वो यूनियन रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों टक्कर में आपको समझ आया। दोस्तों इस चैप्टर के आगे पढ़ूँ तो मैं आपको बता दूं कि कानून बनने के 3 प्रोसेस होते हैं। मैं थोड़ा सा जो है आपको याद दिला दूं कि लॉ जो है, अच्छा ये दोस्तों जो है पिछले वाले लेक्चर के ये आपके PYQ जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये PPT में आपको प्रीलिम्स के PYQ और मेंस के PYQ सॉल्व करके ऐड कर दिए जाते हैं। ये PPT अगर आप हमारी लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चलता है, यानी कि इस चैनल पे जिस पे आप हो, इसका जो है आप अगर हमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको 149 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसके बदले आपको हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट ये होगा कि IAS की जो प्रिपरेशन होती है उसमें आपको जितने भी डाउट्स होते हैं, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो वो सारे डाउट्स मैं आपके स्वयं लूँगा। आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछ सकते हो। याद रखिएगा सिर्फ मैसेज की सुविधा मिलती है। 149 में बच्चे की जान लोगे क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर जो है आपने ओसवाल की बुक्स नहीं देखी हैं तो आप ओसवाल की बुक्स का हमारे सब चैनल पर रिव्यू देख सकते हो। NCERT की बुक्स है, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक बहुत अच्छी बुक है कि मैं कंपाइल कर दिया गया है, इनको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बहुत सी बुक ओसवाल की आती हैं, तो ये उनमें से एक है। अरे यार कहाँ से निकल पड़ा, सॉरी। तो ये दोस्तों जो है हमारा चैनल है, हमारे चैनल पे जरूर विजिट कर लीजिएगा अगर आप नए हो। तो यहाँ पे UPSC के लेवल का सारा कंटेंट जो है पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये शायद ही ऐसा मात्र चैनल होगा जहाँ पे कायदे की बात होती होगी, बाकी तो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, ठीक है। ब्लॉगिंग चल रही है, चलने दो। चलो जो है, हाँ, लॉ मैं बताता हूँ कि कानून बनता कैसे है। तो दोस्तों लॉ बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तो होता है लेजिस्लेचर से पास करा करके स्टैच्यूट बन जाता है। अच्छा दोस्तों आपने कई बार एक शब्द सुना होगा स्टैच्यूट, ठीक है। और जैसे सबसे पहले तो बिल पेश होता है, ठीक है। तो बिल जो है एक हाउस से पास होता है, दूसरे हाउस से पास होता है, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद तो वो बिल जो है क्या बन जाता है? स्टैच्यूट। क्या बन जाता है? स्टैच्यूट बन जाता है। स्टैच्यूट याद रखिएगा, ये शब्द आप कई बार सुनोगे लेकिन कईयों का मतलब नहीं इसका पता होता है। स्टैच्यूट यानी कि लेजिस्लेचर से पास हो गया तो जो है क्या बन गया? स्टैच्यूट बन गया। लॉ क्या होता है? तो लॉ दोस्तों जो है सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। लॉ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो जब ये जो है लेजिस्लेचर से पास हो जाता है बिल तो वो स्टैच्यूट बन जाता है। दूसरा दोस्तों लॉ बनाने जो कानून बनाने का तरीका होता है वो दोस्तों ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस से जो है प्रेसिडेंट चाहे तो इसको जो है तत्काल रूप से जारी कर सकता है, और वो जो है जब सेशन उसमें ना हो। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ऑर्डिनेंस एक तरीका होता है आर्टिकल 123, या जो है गवर्नर के केस में शायद जो है 213, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो दोस्तों तरीका होता है वो होता है, मैं आपको बता दूं, तो वो होता है जुडिशरी के द्वारा। जी हाँ, जुडिशरी दोस्तों आपको पता है ये भी जो है कानून बना सकती है, बल्कि जुडिशरी के द्वारा बोला गया हर वक्तव्य वो जो है कानून बन सकता है, क्योंकि जुडिशरी आपको पता है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। यानी कि उसके जितने भी बोले गए बयान होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जो है उसकी निचली जो अदालतें होती हैं उस पर अप्लीकेबल होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई भी
अगर बात वो बोलता है उसकी अगर आप अवमानना करते हो, कंटेम्प्ट करते हो, तो वो उसको दंडित भी कर सकता है। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, यानी कि लॉ बनाने के 3 तरीके आपको समझ आए, एक लेजिस्लेचर, दूसरा ऑर्डिनेंस, तीसरा जुडिशरी। ठीक, चलो जो है अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लाइक ठोक दिया करो यार, हैं, मतलब ऐसा चैनल जो है आपको मिलता है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये चैनल को जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आप ही लोग हो, बाकी जो है कंटेंट तो बहुत कुछ मिल रहा है, सब यही करते हैं कि जो है परोसेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको कायदे का कंटेंट मिलता है, एक लेक्चर आप हमारा पूरा देख लो, हम कहते हैं आप दूसरा ऑटोमेटिक देखोगे। बस दिक्कत की बात यह है कि तुम अगर नंबर के पीछे पड़ गए कि यहाँ नंबर नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक लेक्चर देख लो पहले। दोस्तों आपको पता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में जैसे प्रेसिडेंट था वहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों गवर्नर होता है आर्टिकल 153, और जितनी भी गवर्नर के पास ही जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो निहित होती है आर्टिकल 154। और गवर्नर के अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात जो है आर्टिकल 155 से 158 तक की गई है। गवर्नर की ओथ की बात जो है आर्टिकल 59 में की गई है। आर्टिकल 160 से 161 तक जो है बात की गई डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एंड पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रेमिशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट लॉ, यानी कि जुडिशियल पावर है जैसे प्रेसिडेंट को थी क्षमदान की। आर्टिकल 163 से जो है एड एंड एडवाइस की जो है के आधार पे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की काम करेगा गवर्नर, ये आर्टिकल 163 में है। आर्टिकल 164 में जो है वो अपॉइंटमेंट है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का। आर्टिकल 174 एंड 200 से 213 तक लेजिस्लेटिव के फंक्शन के बारे में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग एसेंट, बिल को देना, रिजर्वेशन ऑफ बिल, रिजर्वेशन मतलब रिजर्व कर देना वो उसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है आर्टिकल 213, और आर्टिकल 356 से जो है वो प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाता है। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है एक गवर्नर का। तो गवर्नर का सेम वही मामला है जो प्रेसिडेंट का था। ठीक है, यानी कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर से ही जो है बना रहता है अपने पद पे। ठीक है, और उसी के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। जब तक प्रेसिडेंट की कृपा है तब तक गवर्नर है, अदरवाइज गवर्नर चला जाएगा। सब्जेक्ट टू दिस प्रिंसिपल नॉर्मल 10 ईयर, हालांकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 साल रहता है गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 155 156 के तहत, यानी कि जो है प्रेसिडेंट की प्लेजर से ही वो रहता है, लेकिन ऐसा जो है माना जाता है, कन्वेंशन सेट है कि 5 साल रख लो। हरगोविंद पंत केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑफिस जो गवर्नर का है वो एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोस्तों पंत का केस है, हरगोविंद पंत। तो इसमें कहा है कि वो सबऑर्डिनेट नहीं है, ये नहीं कि जो है सेंटर का जो है एक तरीके से गुलाम बन के आया हो, समझ रहे हो, वो जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो ये कहा तो गया है फिलहाल। जुडिशियल कंस्ट्रेंट ऑन द आर्बिट्रेरी रिमूवल, अगर जो है किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा कहता तो प्लेजर है कि प्रसाद पर्यंत काम करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका रिमूवल जो है वो पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी या मैलाफाइड नहीं होना चाहिए, कायदे का जो है रिमूवल हो। ठीक है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसमें कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं। ठीक है, प्लेजर डॉक्ट्रिन के ऊपर, ऐसा नहीं कि जो है कैसे भी जब पीता है निकाल दिए कि भैया वापस आ जाओ। प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिक्स की जो है बात ये की जाती है कि अक्सर जो है गवर्नर को ये माना जाता है कि वो जो है सेंटर के उस पर काम करता है और जो है अड़ंगा लगाता है राज्य में, और जो है काम करने नहीं देता है। तो गवर्नर जो है इसी जो है अक्सर तो सास बहू का खेल चलता रहता है स्टेट में। ठीक है, और गवर्नर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं आपको बताऊं तो इनिशियल जो ड्राफ्ट था 1948 के, तो उसमें जो है कहा गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए गवर्नर का एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो है डिबेट में कहा गया था। तो कंसर्न इसमें ये थे कि जो है इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैंडेट जो है जनरेट होगा, क्योंकि जो है इससे इलेक्टेड जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, गवर्नर के बीच जो है एक प्रकार का मतलब कॉन्फ्लिक्ट बन के रहेगा। दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो आपको याद आ रहा है ऐसा सिस्टम मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, ये ऐसा पढ़ाया था मैंने आपको फ्रांस में। फ्रांस में भी जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं। दोस्तों रिस्क ऑफ गवर्नर बिकमिंग अ राइवल पावर सेंटर, अगर गवर्नर का इलेक्शन हो जाएगा तो वो एक प्रकार से को बदला ही लेने उतर जाए हैं कि ठुकरा के इंतकाम है, तो वुड लीड टू अनडिजायरेबल डुप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट लेवल। दोस्तों स्टेट लेवल पे जो है एक अनडिजायरेबल जो है मतलब एक अनैच्छिक जो है डुप्लीकेशन हो सकती है लीडरशिप की, मतलब पता ही नहीं चलेगा लीडर है कौन, वो है कि ये
फाइनल डिसीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अडॉप्ट किया गया। गवर्नर जो है अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा और नॉमिनल हेड ही रहेगा, ठीक है। और इसके दोस्तों अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा उसके हाथों की बस रहम कायम पे जो है 155 आर्टिकल के अनुसार। नेचर जो है अपॉइंटमेंट का कैसा होगा, तो नेचर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। प्रैक्टिस में जो है डिसीजन जितने भी जो है एड एंड एडवाइस से ही लिए जाएंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो गवर्नर जो है वो एक प्रकार से नॉमिनल हेड ही है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वही 35 साल उम्र है, ठीक है, और सिटीजन होना चाहिए। और रेजिडेंस जो है रिक्वायरमेंट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई प्रकार का जो है रेजिडेंस रिक्वायर नहीं करता है, ठीक है, कि उसी स्टेट्स में होना चाहिए, ठीक है। और ना ही जो है मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर वो ठीक है, ना हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कन्वेंशन गाइडलाइंस में आपको बता दूं सरकरिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नर जो है वो उसी स्टेट से जो है आउटसाइड होना चाहिए, ठीक है, और पॉलिटिकली डिटैच होना चाहिए, पॉलिटिकल जो है उसका कोई अटैचमेंट ना हो, और पर्सन एक स्टैच्यूर होना चाहिए, मतलब अच्छा आदमी हो। ही शुड बी एमिनेंट इन सम लाइफ ऑफ वर्कल लाइफ, यानी कि कुछ ऐसा ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। सी शुड बी अ पर्सन हु हैज़ नॉट टू ग्रेट अ पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली, पॉलिटिक्स में जनरली ना जो है उसका कोई पार्ट रहा हो, एंड पर्टिकुलरली इन द रिसेंट पास्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिसेंट में ना उसका पॉलिटिकली कुछ रहा हो। It is desirable that a politician from the ruling party at the center is not appointed as the governor of a state which is being run by some other party or combination of others party, in order to ensure effective consultation with the state chief minister in the selection of a person to be appointed as a governor. The procedure of consultation should be prescribed in the constitution itself by the suitably amendment article 155। दोस्तों यहाँ पे अक्सर जो है बात उठती रहती है और कई बार जो है स्टेट ने अपनी ऑटोनॉमी जो है निर्धारित करने के लिए कई बार जो है तमाम तरीके के कमीशन बनाए, ठीक है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि दरअसल जो गवर्नर है वो यूनियन का कोई नेता ना हो बड़ा, ठीक है। और जब भी उसका अपॉइंटमेंट स्टेट में किया जाए तो एक बार चीफ मिनिस्टर से भी पूछ लिया जाए, ऐसा सरकरिया कमीशन का जो है वो सुझाव है। ये आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं कुछ भी लाता हूँ। The Vice President of India and the Speaker of Lok Sabha may be consulted by the Prime Minister in the selecting the governor। यानी कि जो है गवर्नर का सिलेक्शन के समय वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के स्पीकर को जो है एक बार कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। This constitution should be confidential and information should not be a matter of constitutional obligation। ओथ और ऑब्लिगेशन जो है मैं बात करूं तो दोस्तों शपथ जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दिलाते हैं, या फिर वो जो है सीनियर मोस्ट जज कोई हो सकता है हाई कोर्ट का। faithfully execute the office of the governor to preserve, protect and defend the constitution and the law, devote himself in the service and the well-being of the people of the state। बस यही सारे शपथ लेते हैं। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होती है, तो जो है कंडीशन 158 आर्टिकल में कही गई हैं, तो वो जो है मेंबर नहीं हो सकता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। उसको जो है ये वैकेट करना पड़ेगी अगर जो है वो है ऑफिस एज्यूम करने से पहले। वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन जनरली है जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो उसको नहीं देख के आए हो तो फिर हमें ना दोष देना। विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि जो है उसको एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है जिसको राजभवन कहते हैं। एमोलूमेंट्स और अलायंस जो है पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है चार्ज किया जाता है, नहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज किया जाता है। और प्रोटेक्शन जो है उसको अगर हम बात करें तो उसका जो है डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। ये जो भत्ता मतलब जो भी मतलब उसको मिलता है उसको जो है उसके पद पे रहते हुए नहीं डिमिनिश कर सकते हो। वही है प्रेसिडेंट के जैसा। टर्म ऑफ ऑफिस दोस्तों 5 साल मुख्यतः होता है, लेकिन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्लेजर वो तो मतलब एक प्रकार से सेट है कि 5 साल, लेकिन प्लेजर पे ही रहता है। प्लेजर डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल केस में जो है उठाई दी थी कि जो है आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। गवर्नर जो है चाहे तो दोबारा जो है बन सकता है, ऐसा कोई रोक नहीं है। रीअपॉइंटमेंट उसका जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है, और वो चाहे तो एक या एक से अधिक राज्य का भी गवर्नर बन सकता है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। उसका ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ठीक है, किसी स्टेट में। दोस्तों गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर जरा आप देख लीजिए, तो गवर्नर जो है नॉमिनल हेड होता है, बता ही चुका हूँ। एड एंड एडवाइस पे काम करेगा चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों की, और जहाँ पे कोई पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेती है तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट सरकार बनाने को इनवाइट करता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। वो रूल्स बना सकता है फॉर मोर कन्वीनियंट बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉर द एलोकेटिंग एमंग द मिनिस्टर्स एंड साइड बिजनेस। दोस्तों यहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जो है एक ट्राइबल वेलफेयर जो है मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये जो अपॉइंट किया जाता है उसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है कुछ स्टेट में।
ही सी अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोस्तों एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट का वो इसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंटमेंट करते हैं। ही सी शुड बी द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड द टेन्योर। दोस्तों इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है वो यही अपॉइंट करते हैं। लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ रिमूव किया जा सकता है, मतलब जो जज हाई कोर्ट के होते हैं, जो उनका प्रोसेस होता है हटाने का, वही स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी हटाने का तरीका होता है। ही सी अपॉइंट द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों इस SPSC यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो वही रिमूव लगाता है। लेकिन जो रिमूव करने का काम है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ना कि गवर्नर करते हैं, याद रखिएगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंट तो इसके द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन रिमूव जो है प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर नहीं करता है। ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर। दोस्तों सीधी सी बात, जैसा कि मैंने प्रेसिडेंट बताया था, जो मुख्यमंत्री का काम होगा, इसको जो है दिन के अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड मामले हैं वो जो है इनकी जानकारी जो है प्रेसिडेंट गवर्नर को दी जाए। ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो है पुनर्विचार के लिए जो है किसी मुद्दे पे जो है कह सकते हैं गवर्नर कि दोबारा विचार कर लो। ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट को जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए जो है यही रिकमेंड करता है। ठीक है। ईसी एक्ट एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। दोस्तों यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है गवर्नर ही होता है, और वही वाइस चांसलर का भी जो है यूनिवर्सिटी की जो स्टेट में जो यूनिवर्सिटी होती है उनका नियुक्तिकरण करता है। हालांकि ये दोस्तों डिबेटेबल मुद्दा है कि जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में वो जो है गवर्नर क्यों करेगा, इस पे भी जो है UGC लेकर के जो है एक बवाल इस पे अलग है। ठीक है, तो इसकी डिबेट को जो है अगर आपको कहीं पे मिले तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, तो दोस्तों आपको पता है कि चाहे सत्र को, जैसे प्रेसिडेंट में मैंने बताया, सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसको लेक्चर देख के आए होगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। समन करना, प्रोरोगेट करना, डिजॉल्व करना स्टेट लेजिस्लेचर को, ये इसी का काम होता है। मैं फिर कहूँगा आपको लेक्चर नहीं समझ आएगा अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देख के आओगे, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था, यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बता के आया हूँ। प्रेसिडेंट को ये चाहे तो जो है वो सत्र को जो है वो समन कर सकता है, प्रोरोगेट कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। इनके मीनिंग मैंने पिछले लेक्चर में बता के रखे हैं। रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट को बिल के लिए, या रिटर्न कर सकता है ताकि जो है पुनर्विचार करके लाओ। गवर्नर आल्सो हैज़ द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। गवर्नर चाहे तो जो है ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकता है जब लेजिस्लेचर जो है सेशन में ना हो। रिसेंट जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्लियरफाई कर चुका है, जैसे मैंने आपको बताया तमिलनाडु वर्सेज तमिलनाडु गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। उस केस में जो है मैंने आपको बताया 2025 का ही केस है, जिसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है वो पॉकेट वीटो यूज नहीं कर सकता है, या प्रेसिडेंट भी जो है पॉकेट वीटो यूज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 200-201 से रिलेटेड ये मामला है, जहाँ पे अगर मान लीजिए जो है अगर आप अनलिमिटेड टाइम जो है डाले रहे हो, ठीक है, बार बार जो आप बिल को डाल ही देते हो, बार बार पार्लियामेंट मान लीजिए जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो पास करके ला रही है और आप बार बार ऐसा कर रहे हो, तो फिर ये जो है किसी प्रकार से ये आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो गवर्नर आर्बिट्रेरी मैनर में। उसका जो है पीछे रीजनेबल मतलब तरीका होना चाहिए। ऐसा जो है अभी ये बात आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ही कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, यानी कि फर्स्ट सेशन के शुरुआत में ये एड्रेस भी कर सकता है। ही कैन सेंड मैसेज भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर में। He can appoint any member of the state legislature assembly to preside over proceeding when the office of the House Speaker and the Speaker fall vacant। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नियुक्त करना इसी का काम होता है। जब याद रखिएगा when the office of the speaker and the deputy speaker fall vacant, जब खाली हो जाए तब। ठीक है, बाकी आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो है मतलब ये अपॉइंटमेंट कर देगा, क्योंकि आपने स्पीकर वाले केस में क्या देखा था, वो स्वयं से ही जो है अपॉइंट कर, मतलब स्वयं से ही जो है उसमें से स्पीकर को चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, जब खाली सीट हो जाए तब जो है वो अपॉइंट करेगा। सिमिलरली ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है अदर मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर के काउंसिल के, ठीक है, तो वही करता है जब जो है सीट खाली हो जाती है। ही कैन नॉमिनेट, ही दोस्तों 1/6 जो होते हैं मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के,
उनको जो है अपॉइंट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नॉमिनेट करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस की। ये दोस्तों प्रेसिडेंट के जैसा ही है, जैसे प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर को करता है, वैसे ये जो है 1/6 मेंबर को जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है। दोस्तों ही सी नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जैसा कि मैंने आपको उसमें पार्लियामेंट वाले में बताया था कि एक मेंबर जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंटमेंट करता है, नहीं नॉमिनेट करता है, लेकिन अभी ये प्रोविजन खत्म हो चुका है 104 अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। ही सी डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी मेंबर का लेकर के स्टेट लेजिस्लेचर का जो डिसीजन होता है वो यही करता है इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन से, याद रखिएगा। He see lays the report of the State Finance Commission, State Public Service Commission and the Controller and the General relating to the accounts of the state before the state legislature। स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट, सॉरी जनरल ऑफ इंडिया नहीं, जनरल ऑफ स्टेट की जो रिपोर्ट है वो यही प्रस्तुत करता है। When a bill is sent to the governor when it is passed by the state legislature, he see can। दोस्तों जब भी कोई बिल जो है पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से तो उसके पास जो है भेज दिया जाता है गवर्नर के पास, उसके पास जो है कई ऑप्शन होते हैं, चाहे तो वो जो है उसको असेंट दे दे, चाहे तो उसको जो है विदहोल्ड कर ले, या उसको जो है रिटर्न कर दे, मनी बिल को नहीं कर सकता है, ठीक है, या रिजर्व कर ले उस बिल को जो है कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट की, ठीक है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल को जो है अब गवर्नर कब कब रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के जो है वो खिलाफ है, या जो है किसी प्रोविजन को अल्ट्रा वायरस कर रहा है, या डीपीएसपी के जो है वो खिलाफ है, या अगेंस्ट है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस की खिलाफ है, या जो है डील कर रहा है किसी ऐसे कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए रिजर्व कर सकता है। फाइनेंशियल पावर भी जो है एक गवर्नर की होती है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी के जो है लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर उसी के जो है उसमें होता है, ठीक है, और मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस स्टेट लेजिस्लेचर में जो है उसके प्रायर रिकमेंडेशन के होता है। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिच हर रिकमेंडेशन, डिमांड किसी प्रकार की ग्रांट जो है नहीं हो सकती है उसकी रिकमेंडेशन के बगैर। ही सी कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट टू मीट एनी अनफॉर्सिन। दोस्तों कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया स्टेट से जो है वो किसी प्रकार का एडवांस जो है बना सकता है, ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ गई पैसे की। ही सी कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, तो 5 ईयर के बाद जो है फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है जैसे जो देश के लेवल में फाइनेंस कमीशन बनती है तो वो जो है टैक्स का बंटवारा कैसे जो है होगा सेंटर और स्टेट के बीच में इसका बात करता है। तो स्टेट में जो फाइनेंस कमीशन बनती है तो वो जो पंचायतें होती हैं उनमें जो है बंटवारे का बात करता है, मतलब देखता है उन मामलों को। जुडिशरी में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, वहाँ पे मैंने प्रेसिडेंट जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने डिटेलिंग बता दी थी, यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, फिलहाल इतना जान लो। गवर्नर के पास भी जो है माफ़ करने की ताकत है और प्रेसिडेंट के पास भी माफ़ करने की ताकत है, बस फ़र्क इतना है कि प्रेसिडेंट के पास डेथ के मामले में जो है वो माफ़ कर सकता है, ठीक है, डेथ के मामले में मतलब मृत्युदंड के उसमें, और जो प्रेसिडेंट है वो कोर्ट मार्शल के केसेस में भी जो है माफ़ी वगैरह कर सकता है विद द ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो देश में हो। तो प्रेसिडेंट के पास ये दो ताकतें ज़्यादा हो जाती हैं, और आपको पता है कि यूनियन जो कानून होते हैं उनमें जो है प्रेसिडेंट करेगा और स्टेट जो है वो स्टेट के उस पर करेगा, बस ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों प्रेसिडेंट जो है की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है जब जज का वो जो है अपॉइंटमेंट करता है किसी हाई कोर्ट के उसका। ही सी मेक्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की भी जो है अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन यही करता है। ही सी आल्सो अपॉइंट पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, तो इन द कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, तो जुडिशियल सर्विस में जो है स्टेट में किसी पर्सन को जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस को छोड़ करके तो उसका अपॉइंटमेंट वगैरह जो है ये कंसल्टेशन करता है हाई कोर्ट से, तब जा करके जो है ये वगैरह चीज़ें करता है। या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अधिकारियों के मामले में कर सकता है कंसल्टेशन। दोस्तों इमरजेंसी पावर आपको पता ही है कि आर्टिकल 356 में जो है जो रिकमेंड करता है ना कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगाओ, तो वो यही करता है गवर्नर ही, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार की डिस्क्रिशनरी जो है ये ताकत उसके पास है, ठीक है, और ये जो है इसकी
पावर जो है डिस्क्रिशनरी पावर, मैंने आपको बताया जब कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं गेन करती है तो वो प्रेसिडेंट के पास नहीं, गवर्नर के पास ताकत होती है, वो जो है किसी को भी मेजॉरिटी मतलब जो है सरकार बनाने के लिए इनवाइट कर सकता है। हालांकि प्रूव तो करना ही पड़ेगा। रिकमेंडिंग डिसोल्यूशन विजर्टिंग बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो प्रेसिडेंट देखिए ये सॉरी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर अब अलग से जो है इसको तैयार करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी मतलब वो पावर जहाँ पे जो है वो स्वयं से डिसीजन ले सकता है। तो एक तो हो गया मेजॉरिटी वाला, दूसरा हो गया डिसोल्यूशन जो है उसके बारे में जब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है फॉर्म ना हो सकी हो। रिजर्व करना किसी बिल को, ये भी उसकी डिसक्रिशनरी पावर है। रिकमेंड करना प्रेसिडेंट को रूल को, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, लेकिन ये सब जो है वो काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एंड एडवाइस पे ही करेगा, ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हर बात आना उचित नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जज देख लीजिए केसेस। तो एसआर बोमई का केस है, एसआर बोमई का केस में जो है कहा गया है कि आर्टिकल 356 जो है इसको फ्लोर टेस्ट जो है चाहिए होता है, और जुडिशल रिव्यू जो है जब उसका हो सकता है अगर जो है किसी प्रकार का ऐसा कोई डिसीजन होता है। ठीक है, तो लिमिट जो है सेट है आर्टिकल 356 पे कि ऐसा नहीं कि जब भी जाओ तो जो है कर दो जा करके प्रेसिडेंट रूल। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस का केस है, इसमें कहा है कि स्क्रूटनी प्री मैच्योर डिसोल्यूशन एम्फसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटरी इन डिसोल्यूशन प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन। डिसोल्यूशन भी जो है उसको भी जो है प्री मैच्योर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी स्क्रूटनी की जा सकती है। बीपी सिंघल के केस में कहा है कि कांस्टेंट आर्बिट्रेरी पॉलिटिकल रिमूवल्स ऑफ गवर्नर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसमें बीपी सिंघल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हटाने का तरीका जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ऐसे जब पाया तब हटा दिया। नवाब रेबिया का केस है, इसमें कहा है कि परमिशनल स्कोप है। ठीक है, गवर्नटरी नेशनल डिस्क्रिशन एंड इज अमेंडेबल टू जुडिशियल रिव्यू, यानी ऐसा नहीं कि डिस्क्रिशन जो है उसका पूरा है, जुडिशियल रिव्यू उसका भी हो सकता है। ठीक है, परमिसिबल जो है कुछ ही स्कोप है उसके डिस्क्रिशनरी पावर का। स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का मैं केस आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जिसमें जो है अब सख्त हिदायत दे दी गई है गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक टाइम लिमिट के अंदर ही जो है बिल पे जो है कुछ ना कुछ एक्शन लें। मेजर इशूज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दोस्तों यही है कि पॉलिटिकलाइजेशन हो जाता है, पॉकेट वीटो का यूज किया जाता है बिल को डिले करने में, एक्सेसिव या प्राइवेट एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन जो है प्रयोग कर लेते हैं पार्टी को जो है फॉर्म करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। ठीक है, स्टेट सेंटर के बीच अक्सर जो है टसल चला रहता है, जैसे जो दिल्ली का ले लो या फिर जो है आप कई स्टेटों में जो है ये चीज़ देखने को मिली है, जैसे वेस्ट बंगाल का भी थोड़े दिन पहले जो है मामला उठा हुआ था। ठीक है, तो गवर्नर और जो है सरकार के बीच में वो वही चलता रहता है, एजेंट के तरीके से पर काम करता है। सरकरिया कमीशन की जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रिकमेंडेशन बता चुका हूँ ना, हाँ बता चुका हूँ। तो सरकरिया कमीशन की इसमें आप जोड़ सकते हो, पुंछी कमीशन की जोड़ सकते हो। ठीक है, पुंछी कमीशन जो है काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। ठीक है, हालांकि क्लियर गाइडलाइंस, जैसे पुंछी कमीशन की जो है रिपोर्ट जो है 2007-10 में तरफ आई थी, उसमें कहा गया था कि क्लियर जो है गाइडलाइंस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए टेन्योर की, ऐसा नहीं कभी भी जो है हटा के बैठा दिए, और ये प्लेजर डॉक्ट्रिन को जो है इसको लिमिट करना चाहिए, और टाइमलाइन एक निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, जो रिजर्व बिल है, तो रिजर्व बिल वाली जो टाइमलाइन थी वो तो चलो हो गई, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो है प्रस्तुत कर दी। रिफॉर्म सजेशन ये दिए जाते हैं कि सिक्योरिटी टेन्योर की कर दी जाए, ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट हो, स्टैच्यूटरी टाइमलाइन जो है उसमें निर्धारित कर दी जाए कि बिल को जो ऐसा नहीं कि हमेशा, हालांकि कर तो दिया है फिलहाल, क्लियर प्रोटोकॉल फॉर हंग असेंबली, यानी कि जब भी कोई हंग असेंबली हो, हंग का मतलब जब कोई मेजॉरिटी ना गेन किया हो उसके लिए जो है क्लियर प्रोटोकॉल हो, ऐसा नहीं कि किसी को उठा करके आओ बेटा लग बना लो सरकार। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड द ट्रेनिंग, ये जो है गवर्नर को देना चाहिए, और ताकि जो है लीगल एडवाइजरी जो कैपेसिटी है वो थोड़े से गवर्नर जो है, जैसे कई बार गवर्नर तो ऐसा पुतला बैठा दिया जाएगा, उसको कुछ तमीज़ ही नहीं है, पता ही नहीं कि क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, मतलब ऐसे बस जो दिन अपॉइंटमेंट होगा उस दिन पता चलेगा कि हाँ भैया ये तो जो है बहुत बड़े मतलब जो है इस टाइप के लोग थे तो ये जो है गवर्नर बन गए आज। तो मतलब गवर्नर को यही नहीं पता कि हमें कौन, तो मतलब क्या ऐसे आदमी को अपॉइंटमेंट कर दिया जिसको खुद ही नहीं पता। गवर्नर जो दिन अपनी पावर को जान जाए उस दिन जो है वो सेंटर एंटर गया तेल लेने। अगला देखो बात करें, कंपेयरिंग वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो वीटो पावर जो है मैं आपको बताया था कि जो है प्रेसिडेंट को जैसे वीटो पावर होती हैं वैसे इसके पास भी होती हैं। ठीक है, तो वो चाहे तो जो है बिल को स्वीकृति दे दे, या तो जो है उसको एक्ट बन जाने दे, या तो उसको पास कर दे। वो चाहे तो उसको विदहोल्ड कर ले, या फिर जो है वो उसको कभी एक्ट ही ना बनने दे, पड़ा ही रहने दे अपने पास। हालांकि अब ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया है। ही सी में रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस
यो चाहे तो जो है दोबारा पुनर्विचार के लिए हाउस के लिए भेज सकता है। इफ द बिल इज पास्ड बाय द हाउस विदाउट रिकॉर्ड अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर इज असेंट, अगर यानी कि अगर दोबारा जो है पास होकर के आ जाता है तो जो है उसको स्वीकृति जो है देनी पड़ेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट को। ये बात आपको पता है। अच्छा, अभी मैं बात प्रेसिडेंट की बता रहा हूँ, ठीक है। और थस द प्रेसिडेंट एंजॉय सस्पेंसिव वीटो, यानी कि प्रेसिडेंट जो है एक प्रकार की सस्पेंसिव वीटो एंजॉय करता है, ठीक है। और लेकिन जब स्टेट में जो है बिल जब रिजर्व किया जाता है गवर्नर के लिए, तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो चाहे तो जो इसको असेंट दे दे, एक्ट बन जाने दे, वो चाहे तो इसको होल्ड कर ले, या तो जो है ज़िंदगी भर इसे पड़ा रहने दे। ही सी में रिटर्न फॉर द रिकन्सिडरेशन, वो चाहे तो जो दोबारा पुनर्विचार के लिए जो है भेज सकता है, ठीक है। और रिकन्सिडर जो है वो 6 मंथ में होना चाहिए। और अगर दोबारा वो पास होकर के आ जाता है विद या विदाउट अमेंडमेंट, और ठीक है, तो जो है उसमें जो है स्वीकृति देनी चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नर को तो देनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नर अगर रिजर्व कर देता है तो प्रेसिडेंट चाहे तो जो है ना दे। हालांकि ये सब जो है पुरानी बातें हो गई हैं, ठीक है। और अभी तो जैसा कि रिसेंट जो है मामला वो तो इसी प्रकार का था, तमिलनाडु वाला, जिसमें कहा गया है टाइमलाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है कंसिडर ही ना करो। तो गवर्नर जो है ये जो है 2025 का तमिलनाडु वाला मामला जरूर पढ़ लेना। विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल, गवर्नर जो है अगर चाहे तो जो है वो असेंट दे सकता है तो वो एक्ट बन जाएगा। होल्ड कर सकता है तो वो जो पड़ा रहेगा। वो चाहे तो रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडर के लिए, ठीक है। और अगर दोबारा पास होकर गवर्नर के पास आ जाता तो उसको जो है देना पड़ेगा स्वीकृति। चाहे तो रिजर्व कर सकता है बिल को प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। दोस्तों, जब प्रेसिडेंट जो है उसकी असेंट हो जाती है बिल पे, तो गवर्नर की असेंट कोई ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो, अगर मैं बात करूँ तो विद रिगार्ड टू बिल जो है प्रेसिडेंट की ताकत आपने देख लीजिए। तो मनी बिल तो पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है, ठीक है, मनी बिल के केस में, ठीक है। और वो उसकी स्वीकृति देता है, उसके बाद जो है मनी बिल आता है, उसके बाद जो है पास होकर बन जाता है। ही सी में विद होल्ड आर असेंट द बिल देन इंड एंड डज नॉट बिकम्स एन एक्ट। थस द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, प्रेसिडेंट जो है मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, ये बात याद रखिएगा रिकन्सिडर के लिए। नॉर्मली द प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंटमेंट दे देता है, ठीक है, और पहले परमिशन ले ली जाती है। व्हेन अ मनी बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ 2 अल्टरनेटिव, प्रेसिडेंट के पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं जब जो है मनी बिल को जो है रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए। ही सी में गिव हज असेंट, वो चाहे तो जो असेंट दे दे या जो है इसको विदहोल्ड कर ले। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, प्रेसिडेंट जो है वो रिटर्न नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल को। गवर्नर जो है उसका केस देख लीजिए तो विद रिगार्ड टू मनी बिल, तो उसके पास भी वही चीज़ तीन चीज़ें हैं। वो चाहे तो जो असेंट दे दे, वो चाहे तो होल्ड कर ले, या तो चाहे तो जो है रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए। गवर्नर जो है रिटर्न नहीं कर सकता है मनी बिल को, ठीक है। और ठीक है, मनी असेंट जो है उसको when the governor reserve a money bill for the consideration of the president, he will not have any further role in the enactment of the bill। प्रेसिडेंट के अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट मतलब मनी बिल को आकर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। गवर्नर चाहे तो खुद कर ले या तो प्रेसिडेंट को भेज दे। अगर प्रेसिडेंट ने पास कर दिया तो जो है वो तुरंत मतलब जो है बन जाएगा, मतलब जो है वो क्या कहते हैं पास, मतलब जो है उसके लिए फिर गवर्नर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चाहे मनी बिल में जो है पहले रिकमेंडेशन प्रायर चाहिए होती है, ठीक है। तो पहले हो जाता है तो बाद में बवाल नहीं पड़ता जा करके। कंपेयरिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। दोस्तों, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट की आपने देख लीजिए। तो गवर्नर जो है वो चाहे तो जो है प्रोमोगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस को, ठीक है, जब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सेशन में ना हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। या जो है जब एक ही हाउस सेशन में हो, ठीक है, क्योंकि जो है लॉ को पास होने के लिए दोनों हाउस से चाहिए होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट गवर्नर चाहे तो जो है ऑर्डिनेंस को जो है प्रोमोगेट कर सकता है, बता ही चुका हूँ। और ऑर्डिनेंस जो है वो को एग्जिस्ट जो है लेजिस्लेटिव पावर के बराबर जो है मतलब होता है, ठीक है। जैसा लॉ बन जाता है वैसे ऑर्डिनेंस भी उसी तरीके से इम्पोर्स होता है, ठीक है। लेकिन वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस पर कुछ लॉ जो है बना भी सकता है, ठीक है। मतलब ऑर्डिनेंस जो है ना
ये बिल्कुल उसी के बराबर होता है जिसे लॉ बनता है, बस वैसे ऑर्डिनेंस होता है। और ये तब होता है जैसे मान लो जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसमें नहीं है, ठीक है, चल नहीं रही, सेशन में नहीं है, तो जो है टेम्प्रेरी काम के लिए जो है ये लाया जाता है। प्रेसिडेंट वाले में बताया था आपको, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो हमेशा नहीं टिकता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उसको पास भी कराना पड़ता है, ठीक है। और ऑर्डिनेंस कभी भी जो है विड्रॉल किया जा सकता है, और ये जो है ऑर्डिनेंस कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है, ये एड एंड एडवाइस से ही आएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या बहुत जब दोनों हाउस जो है दोबारा सत्ता में, मतलब दोबारा जब सेशन में आते हैं तो उसको पास भी कराना होता है, ठीक है। अगर जो है पास नहीं हुआ 6 महीनों के अंदर अंदर, जब वो जो है री असेंबली हुई, तो जो है वो फिर बेकार मान लिया जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता है प्रेसिडेंट की अनुमति के बगैर, इंस्ट्रक्शन के बगैर, तीन केस में कौन से 3 केस हैं? इफ अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों कोई ऐसा प्रोविजन है जो है प्रेसिडेंट के लिए जो है प्रेसिडेंट की सैंक्शन अनिवार्य करता है कि प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। इफ सी वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस केस में भी जो है अगर प्रेसिडेंट की रिजर्व के लिए जो है, मतलब जैसे मान लो अभी मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि जिसमें जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना जरूरी है, लेकिन मान लो जो है आपने रिजर्व नहीं किया, तो उस केस में भी ऑर्डिनेंस आप नहीं ला सकते हो और बिना इंस्ट्रक्शन के नहीं ला सकते हो। इफ एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट। दोस्तों कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा एक्ट है जिस पर मान लो जो है दोनों में विरोध है, जैसे पार्लियामेंट ने भी वही काम कर रही है वैसी पे स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस केस में जो है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट की जो है असेंट ना मिलती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ केस हैं, ठीक है। तो 3 केस मैंने आपको समराइज कर दूं कि जहाँ पे प्रेसिडेंट की स्वीकृति चाहिए होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी बिल है तो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट की चाहिए होगी सैंक्शन। दूसरी चीज़, जब कोई बिल जो है उसमें अगर डिमांड मान लो इस प्रकार की है कि जो है वहाँ पे कंसिडरेशन प्रेसिडेंट की चाहिए ही है, तो वहाँ पे भी जो है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन करनी चाहिए। अगर कोई एक्ट जो है स्टेट लेजिस्लेचर का ऐसा है जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का जो है असेंट स्वीकृति ज़रूरी होती है, ठीक है, और जो है वो अगर गवर्नर नहीं ले रहा है, ठीक है, मान लो कोई ऐसा प्रोविज़न है जो है यूनियन से जो है विरोध कर रहा है, यूनियन का पहले से उसमें काम चल रहा है, ठीक है, तो उस पर जो है चाहिए होती है, अदरवाइज इनवैलिड हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इशू क्या है गवर्नर की फंक्शनिंग में, तो सरकरिया कमीशन ने जो है सेंटर स्टेट रिलेशन पे जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो उसमें जो है बताया था, ठीक है, तो वो आज भी रिलेवेंट है सरकरिया कमीशन की। जैसे चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंगल पार्टी कोalition से जो है उभर करके आता है, ठीक है, तो सीएम को जो है अपॉइंटमेंट करने में कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। गवर्नर जो है यूजुअली आपको पता है लीडर जो मेजॉरिटी में होते हैं उसी को बुलाता है। सिमिलर इश्यूज एज मिनिस्ट्री रिजाइन आफ्टर डिफीट और लॉजिंग मेजॉरिटी। टेस्टिंग मेजॉरिटी जो तो होती है, गवर्नर जो है वो चाहे तो जो है वेरीफाई करने के लिए मेजॉरिटी को जो है वो टेस्टिंग करवा सकता है, ठीक है, हेड काउंट करवा सकता है कितने लोग सपोर्ट में है, मेजॉरिटी है भी नहीं है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया अडॉप्ट नहीं किया गया है, ठीक है। आज सीएम कैन नॉट कंटिन्यू वंस ही लॉज अपॉर्चुनिटी मेजॉरिटी, अगर एक बार जो है मेजॉरिटी खो दी फ्लोर टेस्ट में तो जो है सीएम हट जाएगा। गवर्नर जो है डिसमिस कर सकते हैं सीएम को डायरेक्टली, ठीक है, अगर जो उसकी मेजॉरिटी नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि आर्बिट्रेरी रूप से जो है हटा दिया जाता है। इन डिजॉल्विंग लेजिस्लेटिव असेंबली सीएम चाहे तो जो है वो एंजॉय कर सकता है मेजॉरिटी को, गवर्नर यूजुअली बाउंड होता है एडवाइस की सीएम की, ठीक है। सीएम जो है अगर मेजॉरिटी को लॉस कर देता है तो गवर्नर जो है वो एक डिफरेंटली ऐड करता है, वो सीएम की जो सीएम और काउंसिल मिनिस्टर की जो एड एंड एडवाइस है उसको नहीं मानेगा, ठीक है, और रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट रूल को जो है गवर्नर, ठीक है। तो इसमें जो है फेयर तरीके से होना चाहिए चीज़, पार्टीशनशिप इसमें दिखाई जाती है, तो ये गवर्नर जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। तो रिजर्व करता है बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के, गवर्नर अक्सर जो है बिल को जो है रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहता है। नॉमिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, तो गवर्नर जो है डिस्क्रिशनरी इंजॉय करता है नॉमिनेशन में, ठीक है, ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है नॉमिनेशन जब होता है। 1/6 मेंबर
काउंसिल में। रिगार्डिंग रोल एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो दोस्तों आपको पता है कि चांसलर जो यूनिवर्सिटी को होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, डिबेटेबल मुद्दा है। स्टेट चाहते हैं अपनी ऑटोनॉमी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी काउंसिल में जो है वाइस चांसलर अपॉइंट करना, ये ताकत गवर्नर के पास होती है, ठीक है। ये भी जो है एकदम क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है एड एंड एडवाइस पे ही काम करना चाहिए उसको। दोस्तों चीफ मिनिस्टर तो मैं आपको पता ही है कि आर्टिकल 163 से 167 पार्ट 6 में जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो है चीफ मिनिस्टर का जिक्र है। तो प्राइमरी प्रोविजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी ड्यूटी के बारे में है ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 163 से 167 तक आर्टिकल जो है। गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मल हेड है, चीफ मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो चीफ मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। गवर्नर नॉमिनल होता है, नाम का होता है। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वही हैं जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में होती हैं, वही यहाँ पे ये है, तो उतना ध्यान देने की जरूरत है नहीं। मिनिस्टर दोस्तों जो है ये अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। और जब तक गवर्नर चाहे तब तक जो है प्लेजर पे रहेंगे। प्लेजर का मतलब ऐसा नहीं कि जब भी हटा देंगे, मतलब ये है कि वो मुख्यमंत्री बताएगा कि जो है कब हटाना है किस मंत्री को, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। ओथ जो है शपथ अपथ चीफ मिनिस्टर को जो है गवर्नर दिलाते हैं और वही सारी शपथ अपथ जो है लेता है, जो कि होती हुई से भी नहीं है, वो तो आपको भी पता है। और ओथ जो है सिक्रेसी की चीफ मिनिस्टर को दिलाई जाती है, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, उनको भी जो है इसी की सिक्रेसी की दिलाई जाती है कि जो है किसी बाहर ना किसी पॉलिसी को खोल देना जा करके, पता चला बजट में कुछ बन रहा है तुम पहले चिल्ला दो जा करके। तो मिनिस्टर का जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो प्लेजर पर रहता है गवर्नर की, ठीक है। प्लेजर का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्लेजर का मतलब यहाँ पे ये है जब तक मेजोरिटी रहेगी तब तक जो है गवर्नर तुम्हारी मानेगा। जब दिन गई मेजोरिटी तो तुम जो है तुम्हारी ना बात मानेगा ना तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मानेगा। दिस डजंट मीन दैट द गवर्नर कैन डिसमिस हिम एनी टाइम, ठीक है, वही बात आ गई। मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। पावर और फंक्शन क्या है चीफ मिनिस्टर के, तो हेड ऑफ काउंसिल होता है, यानी कि जो मिनिस्टर कैबिनेट का जो हेड होता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन करता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन करता है कि इसको मिनिस्ट्री कौन सी देनी है। बाकायदा मिनिस्टर को जो है शपथ अपथ तो गवर्नर ही दिलाता है। पॉलिसी लीडरशिप करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कलेक्टिव वॉइस होता है सभी मतलब मंत्रियों की। रिलेशन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर हम समझें तो जो है आपको पता होना चाहिए, गवर्नर जो है अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, और पोर्टफोलियो जो है उनके बीच जो है एलोकेट किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। वो चाहे तो मिनिस्टर को रिजाइन या एडवाइस के लिए जो है कह सकता है कि किसको डिसमिस करना है, किसको अपॉइंटमेंट करना है। वो चाहे तो जो है प्रिसाइड कर सकता है और द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। वो चाहे तो जो है गाइड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है जितने भी मिनिस्टर की एक्टिविटी होती हैं। वो चाहे तो जो है कोलैप्स कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, रिजाइन करके अपनी ऑफिस से, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर रिजाइन करेगा तो वो सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर करेगा तो गवर्नर जो है सबको कर देगा काउंसिल मिनिस्टर। ऑन द डेथ ऑफ एनी अदर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डिसाइड विद पोर्टफोलियो विल बी टेम्पररी हैंडल बाई विच मिनिस्ट्री। जब कोई मर आ जाता है मिनिस्टर तो उसका भी जो है पोर्टफोलियो किसे मिलेगा तो वो सब यही डिसाइड करता है चीफ मिनिस्टर। एवरी वैकेंसी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्रिएट्स अ वैकेंसी विद द चीफ मिनिस्टर में आप फिल दोस्तों वैकेंसी कोई खाली होती है तो वो भी चीफ मिनिस्टर ही करता है, भरता है। अब गवर्नर के उसमें देख लीजिए तो एग्जीक्यूशन जो एक्शन होते हैं वो गवर्नर के नाम से ही होते हैं, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं वो सब गवर्नर ही करता है, ठीक है। एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रहती है। ड्यूटी जो है आर्टिकल 167 में है कि जो है गवर्नर को सारी बातें जो है चीफ मिनिस्टर बताएगा और जो है उसकी जिम्मेदारी है। चैनल है सेंटर के बीच में, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में गवर्नर जो है एक प्रकार से चैनलाइज का काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा कह चुका है कि गवर्नर जो है वो एक्ट करे एड एंड एडवाइस पे। शमशेर सिंह का केस है, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देखा जाए तो लीडर ऑफ द हाउस कहलाता है, वो एडवाइस कर सकता है गवर्नर को समन कब करना है, प्रोरोगे कब करना है सेशन को। वो चाहे तो जो डिसोल्यूशन बता सकता है कब करना है। लेजिस्लेटिव इनिशिएशन जैसे कोई गवर्नमेंट का बिल है, एनुअल बजट है, लेजिस्लेटिव प्रोग्राम है, तो सीएम और जो है काउंसिल ये जो है इनिशिएट करती है गवर्नमेंट के बिल या एनुअल बजट या लेजिस्लेटिव प्रोग्राम्स को। ऑर्डिनेंस वगैरह जो है गवर्नर प्रोमोगेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे।
और कॉन्फिडेंस जब तक है असेंबली में तभी तक चीफ मिनिस्टर है। अदर पावर भी चीफ मिनिस्टर की हैं, जैसे जो है वो चेयरमैन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, वो वाइस चेयरमैन होता है कंसर्न जो जोनल काउंसिल होती है। मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले में जोनल काउंसिल बताया था, नहीं पढ़े हो तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ही इज अ मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग, इसके भी जो है वो मेंबर होता है। चीफ मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। क्राइसिस मैनेजर होता है क्राइसिस में, और वारियस टाइप की जो सेक्शन ऑफ पीपल से जो है वो मिलता है, ठीक है। लीडर ऑफ द पार्टी पावर में होता है, पॉलिटिकल हेड होता है सर्विस का। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जो पार्लियामेंट्री वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे था वही यहाँ पे एक्ट एंड एडवाइस जो है काम करेगा गवर्नर को, और जो है और चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ट्राइबल वेलफेयर के लिए जो है अलग से मिनिस्टर जो है वो गवर्नर ही करता है, ठीक है। साइज ऑफ काउंसिल 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमें कमेंट करके बताओ कि कौन से एक्ट से ये किया गया था मतलब मंत्रियों की। एंटी डिफेक्शन जो है वो भी अगर देखा जाए तो डिसक्वालीफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन आज वो इलिजिबल टू द अपॉइंटमेंट कंटिन्यू एज मिनिस्टर फॉर द पीरियड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन। तो दोस्तों एंटी डिफेक्शन जो है वो तो अप्लीकेबल हो गई। एंटी डिफेक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, ठीक है, और वो भी जो है अप्लीकेबल होगा। टेन्योर क्या होता है, तो मिनिस्टर जो होल्ड करता है ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक प्लेजर का आशीर्वाद है गवर्नर का तब तक होल्ड करेगा। आर्टिकल 166 167 में जो है कंडक्ट एंड ड्यूटीज जो है लेजिस्लेटिव राइट्स ऑफ मिनिस्टर दिए गए हैं। जैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है आर्टिकल 166 में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट इज स्प्रेड टू द नेम इन द नेम ऑफ द गवर्नर। जितने एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं सब इसी के गवर्नर के उसमें होते हैं। गवर्नर जो है रूल्स और कन्वीनियंट बिजनेस के लिए जो है हाउसेस के जो है वगैरह जो है बना सकता है, ठीक है, और एलोकेशन ऑफ बिजनेस कर सकता है अमंग मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस आर्टिकल 166 में गवर्नर के नाम से ही होते हैं। 167 जो है चीफ मिनिस्टर ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की, ताकि वो जो है कम्युनिकेट करे गवर्नर को जो है एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन रिलेटेड मुद्दे को जो है बताए, ठीक है। और कोई भी जो है मतलब कोई भी बात है वो गवर्नर के समक्ष रखे। 177 जो है राइट्स हैं मिनिस्टर के लेजिस्लेचर में, कि मिनिस्टर जो है वो जो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के हैज़ द राइट टू स्पीक इन, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के जो है मेंबर जो नहीं है मिनिस्टर, उनको जो है बोलने का अधिकार है एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन। लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो मेंबर बन नहीं जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। कई बार क्या होता है ना, मिनिस्टर जैसे बन तो गए लेकिन जो है सदस्यता नहीं है, ठीक है। तो जब तक जो है आप बन नहीं जाते हो मेंबर तब तक वोट नहीं कर सकते हो। अपॉइंटमेंट मेंबरशिप में आपको ऑलरेडी सब बता ही चुका हूँ, ठीक है। 6 महीने के अंदर जो है मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है मिनिस्टर बनने के। ओथ और सिक्रेसी की शपथ दिलाई जाती है, 3rd शेड्यूल में शपथें दी गई हैं। ओथ सैलरी अलाउंस जो है ये सब डिटरमाइन किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की यही होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हज़ारों बार पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, सारे लेक्चर देख के आओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लीगल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, तो लीगल अकाउंटेबिलिटी मतलब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है मिनिस्टर की, ठीक है। कोई भी अनलॉफुल अगर आप एक्ट करोगे, ठीक है, या कोई क्रिमिनल एक्ट करोगे। कंपोजिशन कैटेगरी जो है मिनिस्टर की देख लीजिए, तो कैटेगरी यही है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कुछ डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जो है सीनियर मिनिस्टर होते हैं जो फॉर्म करते हैं कैबिनेट को और ड्राइव करते हैं पॉलिसी और मेजर डिसीजन को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो जो है इंडिपेंडेंट चार्ज होता है इनका मिनिस्ट्री का, और ये अटैच्ड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, ठीक है। इनविटेशन पे जो है मीटिंग भी अटेंड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की, और डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं या जूनियर मिनिस्टर होते हैं वो असिस्ट करते हैं सीनियर मिनिस्टर को, ठीक है। और ये जो है डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं प्योरली एक प्रकार के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नॉमिनिक्लेचर है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, ठीक है।
चीफ मिनिस्टर इनका सबका हेड होता है। कैबिनेट के रोल और फंक्शन क्या होते हैं, तो वही बात है, कैबिनेट डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन। कैबिनेट कमेटी क्या होती है, तो कैबिनेट कमेटी दो प्रकार की होती है, स्टैंडिंग एंड एडहॉक कमेटी। ठीक है, तो एक कैबिनेट कमेटी होती है, स्टैंडिंग मतलब जो लगभग परमानेंट रहती हैं, एडहॉक मतलब जो किसी काम के लिए अपॉइंटमेंट की जाती हैं कमेटी। जैसे नहीं अक्सर आप सुनते होगे इस कमेटी की रिपोर्ट, इस कमेटी की, तो कमेटी होती हैं कैबिनेट कमेटी। स्टेट में भी ये जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है एग्जामिन करने के लिए प्रोसेस को जो है मैटर को जो डिटेल में रिकमेंडेशन करने के लिए कैबिनेट बनाई जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो जो है कैबिनेट के इस पे जो है डिपेंड करती है, और फिर उस हिसाब से जो है जो इम्प्रूवमेंट करना होता किया जाता है। कैबिनेट कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी भी चीज़ को जो है रिव्यू किया जा सके, कोई रिकमेंडेशन हो, वो स्टडी करके पूरा चीज़ आपको बताएंगे। ये दो प्रकार की होती है, स्टैंडिंग और एडहॉक कमेटी। मैंने पार्लियामेंट वाले में भी तो पढ़ाई हैं। ठीक है, तो चलो हो गया मामला। अब स्टेट की ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो है कई कमेटी बन चुकी हैं। जैसे एक राजमन्नार कमेटी है जो इसमें स्टेट हमेशा अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। जैसे ये तमिलनाडु की है, हाई पावर कमीशन थी रिव्यू करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन को। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, ठीक है, ये डिमांड इसने की थी, पावर जो है वो इस सेंटर की रिस्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए, सिर्फ डिफेंस अफेयर कम्युनिकेशन करेंसी तक, और सारी पावर स्टेट को मिलना है। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो है वो 1977 का है, जिसमें रिमूवल की बात की कि 356 हटा देना चाहिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए यूनियन स्टेट की पावर का, और फेडरल जो है शब्द को जोड़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन और ने जो है बात कही है। जैसे जो है मैं आपको बताऊँ, सरकारिया कमीशन ने कहा कि कंसल्टेशन पहले ले लो लेजिस्लेशन से, ठीक है, जब भी कोई सब्जेक्ट अगर कॉन्करेंट लिस्ट का जो है कानून बनाने जा रहे हो यूनियन के लिए, मिनिमम जो है इंटरफेयर करो, ज़्यादा जो है बाद में जो है बात ना लगाओ। पुंची कमीशन ने कहा है कि फाइनेंशियल ट्रांसफ़र जो है वो डिसएडवांटेज स्टेट को ज़्यादा होने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबका विकास मॉडल अपनाओ, ठीक है, और स्ट्रेंथ करिए कीजिए जो है कंसेंसस प्लेटफॉर्म, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल होगी, जोनल काउंसिल होगी, जीएसटी काउंसिल होगी, नीति आयोग, जो प्लेटफॉर्म है जो स्टेट को जो है प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो है अवधारणा को साकार कीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर मैं आपको बता चुका हूँ, दो होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज कॉल्ड विधानसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज कॉल्ड द विधान परिषद। दो मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो दो होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी जो है स्टेट लेजिस्लेचर भी तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, गवर्नर हो गया, एक जो है विधानसभा, विधान परिषद। बाई कैमरल जो है सिर्फ इन स्टेट में है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुल 6 ऐसे हैं, ठीक है। बाकी सब में यूनिकैमरल सिस्टम होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके इस लेक्चर के अंत में ही डाल देता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस के सॉल्व करके, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि असेंबली काउंसिल कैसे बनती है। काउंसिल हर जगह पे नहीं है, ठीक है। तो काउंसिल बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले स्टेट जो है रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है यूनियन के पास ताकत है वो बना सकती है। इस पर पूछ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन मेंस में पूछा है यहीं से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन और रेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब दोस्तों ये पास हो जाता है यहाँ से रेजोल्यूशन, तब जो है ये पार्लियामेंट के पास जाता है। पार्लियामेंट चाहे तो बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन और द abolition of the legislative council. Parliament is empowered to legislate on the matter but is not obligated to enact a law merely because the state assembly has the passed the required legislation. अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ऐसा पास कर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट को बनाना ही पड़ेगा, उसके पास मतलब वो चाहे तो कर सकती नहीं फिर। जैसे आंध्र प्रदेश को जो है पास करने पे दिया गया, तमिलनाडु को दिया गया, नहीं आंध्र प्रदेश को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल जो है अबोलिश कर दी गई थी मिड 1980 में, और रिवाइव किया गया पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है 2007 में। तमिलनाडु में भी जो है अगर हम बात करें तो असेंबली जो है रिवाइवल रेजोल्यूशन जो है पास किया है उसने 2010 में कि दोबारा ला दो। दीज अटेम्प्ट्स जो है ये परमानेंट, मतलब कुछ तो ऐसे कर रहे हैं कि जो है पहले हटवाया और बाद में कह रहे हैं कि जोड़ दो फिर बनवा दो, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो विधानसभा उसको कहते हैं, तो आपको जैसा वहाँ पर लोकसभा थी वैसे यहाँ पे ये होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इसमें नॉट लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 500 मेंबर जो है, यानी कि कम से कम जो है 60 और मैक्सिमम जो है 500 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए जाते हैं। जैसे सिक्किम में 32 हैं, गोवा में 40 हैं, ठीक है, मिजोरम में 40 हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जो है 60 मेंबर हैं। तो ये जो है अलग अलग होते हैं।
रिजर्वेशन अगर हम SC/ST का बात करें तो जो है आर्टिकल 332 में जो रिजर्वेशन SC और ST का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में बात की जाती है। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेन्योर 5 साल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसमें जो है जो लिमिट होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 1/3 ऑफ द मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों 40 मेंबर जो है कम से कम शायद होने चाहिए काउंसिल में, ठीक है। और 40 मेंबर 40, पहली बात तो ये कही है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 मेंबर होने चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है तो 40 मेंबर तो कर ही लो काउंसिल में। दोस्तों काउंसिल जो चूज़ की जाती है वो चूज़ इन्हीं प्रकार से की जाती है। 1/3 में इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। 1/3 जो इलेक्टेड आते हैं ये आते हैं लोकल अथॉरिटी से, म्यूनसिपल यहाँ से जो है वगैरह आते हैं। 1/12 जो होते हैं वो आते हैं इलेक्टोरल कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर स्टैंडिंग इन द रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। 1/12 मेंबर आते हैं टीचर्स, ठीक है। और 1/6 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। ये 6 ईयर के लिए जो होते हैं, ठीक है, परमानेंट बॉडी है जैसा कि राज्यसभा होती है, ठीक। ओथ और अफर्मेशन वगैरह जो है मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ओथ बता ही चुका हूँ। प्रिविलेज आपको पता ही है कि इनको जो है 194 105 से मिलती हैं, 105 से मिलती हैं सेंटर में और 194 से मिलती हैं स्टेट में मंत्रियों को, जो भी वो बोलेंगे उसमें असेंबली में। क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबरशिप के लिए? तो मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन वही है, ठीक है। मिनिमम एज जो असेंबली के लिए 25 साल, इसके लिए 30 साल, ठीक है। और ओथ ऑफ परमिशन वगैरह गवर्नर दिलाएगा। और अदर क्वालिफिकेशन भी बनाई जा सकती हैं पार्लियामेंट के द्वारा पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट से। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है पर्सन को इलेक्ट होने के लिए वो इलेक्टर होना चाहिए फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंसर्न स्टेट, यानी कि उसी कंसर्न स्टेट में जो है वो जो असेंबली से कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा वहीं का जो है वो इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, गवर्नर के नॉमिनेशन के लिए काउंसिल में। और पर्सन टू बी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंसर्न स्टेट, यानी कि जिस स्टेट से वो आ रहा उसमें जो है इलेक्टर होना चाहिए असेंबली में जो है इलेक्ट होने के लिए। ही सी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब। SC या ST का जो है उसके पास अगर वो रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहता है तो वो जो है उसके पास जो है मेंबर होना चाहिए SC या ST कम्युनिटी का। डिसक्वालिफिकेशन दोस्तों उसके तरीके 191 में बताए गए हैं। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले ले, अनसाउंड माइंड का हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी हो गया हो, सिटीजन इंडिया का ना हो, और प्रिस्क्राइब कर या कोई कानून है पार्लियामेंट का उससे जो है उसकी जो है जा सकती है मेंबरशिप, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इनके ऊपर भी लगता है, ठीक है, और एंटी डिफेक्शन लगता है। 10th शेड्यूल जो है उसमें एंटी डिफेक्शन के बारे में है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इसका निर्णय करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है इसका हो सकता है, ये याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ का। जैसे कियोतो कोलोन केस मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, पार्लियामेंट जब पढ़ा रहा था, सेम ही चीज़ें हैं जो यूनियन में वही है। वैकेशन ऑफ सीट दोस्तों और भी तरीके होते हैं। आर्टिकल 190 में डबल मेंबरशिप हो जाए, ठीक है, मान लो जो है दोनों हाउसेज से हो जाए, स्टेट लेजिस्लेचर और मान लो जो है कि दोनों मेंबर हो जाए काउंसिल में भी असेंबली में भी, ठीक है, तो उसको एक सीट वैकेट करनी पड़ेगी, या मान लो रिजाइन कर दे, या मान लो अब्सेंट रहे 60 दिनों तक, या मान लो डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी एक्ट में, ठीक है, ये चीज़ें हैं। या मान लो जो उसको इलेक्शन है वो वार्ड डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे आपको याद हो तो राजनारायण का केस मैंने पढ़ाया था आपको, इंदिरा गांधी का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दोस्तों यहाँ पे स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, और ये सारे आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड, उसकी सैलरी, उसका सेक्रेटरीट, उसके कास्टिंग बोर्ड, वोट ये कास्टिंग ही करते हैं। स्पीकर का सेम वही मामला है जो सेंटर पे वहीं पे यहाँ पे वो भी है,
सेम शर्तें हैं, सारी चीज़ें जो है वही हैं, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है हटाने के लिए स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है अगर वो अपसेंट हो जाता है। सैलरी अलाउंस वगैरह जो है फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वही सारी पावर है, मनी बिल को चिन्हांकित करना, एंटिटी फैक्शन का डिसीजन करना, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, वोटिंग की अथॉरिटी होती है, कास्टिंग वोट की, वो चाहे तो डिसीजन ले सकता है, क्वालिफिकेशन जो है डिसक्वालिफिकेशन जो है मेंबर के रिलेटेड, ठीक है। और वो चेयरमैन होता है जितनी कमेटी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है 178 के तहत, ये अपसेंट में जो है काम करता है, और सेम प्रोसीजर होता है इसका भी जो है अपॉइंटमेंट का, स्पीकर के तरीके से। हटाना हो तो 14 दिन पहले नोटिस दे करके जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटा सकते हो। सर ये मैं इतनी डिटेल में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए जो है मोटा मोटा बता कर निकल ले रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। दोबारा क्या बताऊँ, वो यूनियन वाला लेक्चर देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। सारे फंडे वही है, सब नाम ही बदला है, नाम क्या, नाम भी नहीं बदला। चेयरमैन जो है वो भी जो है काउंसिल में होता है, ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो ये भी जो है काउंसिल के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं अपने ही मेंबर से, ठीक है। वही है 14 दिन अथॉरिटी प्रिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, और एंटी डिफेक्शन का निर्णय ये जो है एमएलसी में वही लेता है, कास्टिंग वोट करता है। ये दोस्तों सर्टिफाई नहीं कर सकता है मनी बिल को, याद रखिएगा, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल असेंबली के प्रति ही होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है वो काउंसिल में नहीं आएगा, याद रखिएगा। डिप्टी चेयरमैन से वही चीज़ें हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप स्वयं, रट्टा मारो। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है स्टेट लेजिस्लेचर में देख लीजिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपको पता ही 5 साल के लिए होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। वही चीज़ें हैं, बजट मानसून विंटर सेशन जो है इसमें भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेट नहीं है लेकिन इस कन्वेंशन है। 6 महीने से ज़्यादा का जो है गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में, और लगभग 2 साल में 2 बार तो हो ही सेशन। बाकी सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। कोरम एक मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, कोरम होना चाहिए 1/10 जो टोटल मेंबरशिप है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तब जो है चलेगा सत्र, अदरवाइज एडजर्न या सस्पेंड कर दिया जाएगा। लैंग्वेज जो है इंग्लिश, हिंदी या जो उसकी मदर टंग हो उसमें बात कर सकता है, ठीक ठीक ठीक। एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन सेम वही तरीके यहाँ पे भी हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज़, देखिए यहाँ पे भी जो है मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे भी जो है इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। आप बिल पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस, अगर कोई बिल जो है पेंडिंग है असेंबली में तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर जो है डिसोल्यूशन होता है, मतलब आखिरी सत्र ख़त्म हो गया, सरकार हट चुकी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी ओरिजिनेट हो रहा हो असेंबली या ट्रांसमिटेड बाय द काउंसिल, तो बिल जो है लैप्स हो जाता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात होती है। आप बिल पास बाय असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल लैप्सेस, यानी कि असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया कि लेकिन काउंसिल द्वारा पेंडिंग था, वो बिल लैप्स हो जाता है। अब बिल पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास बाय असेंबली डज नॉट लैप्स, यानी कि जो बिल पेंडिंग है काउंसिल में लेकिन पास नहीं किया गया असेंबली में, वो लैप्स नहीं होता है डिसोल्यूशन पे। अब बिल पास बाय असेंबली आर पास बाय बाय द हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रिसाइडिंग डज नॉट लैप्स। दोस्तों गवर्नर या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए सिर्फ रखा हुआ है, वो भी लैप्स नहीं होता है। अब बिल पास बाय असेंबली आर पास बाय द हाउसेस बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकन्सिडरेशन डज, दोस्तों रिकन्सिडरेशन के लिए कोई बिल आया वो भी लैप्स नहीं होता है। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट में एक्सटेंड द असेंबलीज टर्म 1 ईयर एट अ टाइम बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी। दोस्तों आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल मैंने आपको बताया है जिसमें नेशनल इमरजेंसी में जो है 1 साल इसका जो है टर्म बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे इमरजेंसी खत्म होगी 6 महीने के अंदर जो है कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बढ़ा नहीं सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी डिजॉल्व नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है, दो, ठीक है। ये चीज़ें जो आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे जो है ये सब पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों आर्टिकल 200 गवर्नर को कहता है कि गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो रोल होता है कि वो असेंट दे दे या विदहोल्ड कर ले या रिटर्न कर दे, मनी बिल को नहीं कर सकता है। जैसे कुछ बिल होते हैं वो रिजर्व करने ही चाहिए, जैसे जो है जो पावर हाई कोर्ट की जो है कुछ कम या ज़्यादा करने का प्रयास कर रहा हो, कोई बिल ऐसा है जो है
रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हो ट्रेड एंड कॉमर्स पे अदर स्टेट के साथ, या कोई बिल ऐसा है जो है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है और वो इन आर्टिकल को वायलेट करता है, कोई बिल ऐसा है जो है रिजर्व किया सकता है, वो डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बिल ऐसा है जो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रेड और कॉमर्स इंटरकोर्स पे, ठीक है, स्टेट में। बिल जो है कोई ऐसा है जो इनकन्सिस्टेंट है यूनियन लॉज के साथ, कंकरेंट लिस्ट के साथ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। बिल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स विदाउट प्रायर प्रेसिडेंशियल सैंक्शन, कोई बिल ऐसा है जो है रिस्ट्रिक्शन कर रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए होता है। और प्रेसिडेंट गवर्नर चाहे तो कोई भी जो है बिल को लगा सकता है प्रेसिडेंट के समक्ष, उसका अपना ओपिनियन है। तो सेम दोस्तों जैसा ऑर्डिनरी बिल का मैंने कॉन्सेप्ट, मनी बिल का कॉन्सेप्ट, फाइनेंस बिल का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ सेंटर में पढ़ाया, वही यहाँ पे भी लगता है, सेम ही चीज़ लगती हैं, ठीक है, सेम ही चीज़ है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो ऑर्डिनरी बिल जो है मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, तो यहाँ पे भी जो है किसी भी हाउस में जो है ओरिजिनेट हो सकता है, ठीक है, और चाहे वो मेंबर के द्वारा हो या प्राइवेट मेंबर के द्वारा हो। और मनी बिल जो है वो सिर्फ असेंबली में ही आता है। 3 स्टेजें होती हैं जैसा कि मैं आपको उसमें बताया था पार्लियामेंट वाले में। सेम रूल्स होते हैं बाइकैमरल स्टेट में, बाथ हाउस को जो है एग्री करना पड़ता है, और एक जहाँ पे यूनिकैमरल होता है वहाँ तो एक ही चलेगा। और काउंसिल जो है वो अगर चाहे तो डिले कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, डिले कर सकती है, ठीक है, रिजेक्ट कर सकती है, इंसिट कर सकती है अनएक्सेप्टेबल अमेंडमेंट को, और फेल टू पास विद इन मोर देन 3 मंथ ऑन फर्स्ट ट्रांसमिशन। दोस्तों अगर डेडलॉक किसी प्रकार का बन सकता है, डेडलॉक किसी प्रकार का बनता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि काउंसिल जो है वो डिले कर सकती है, जैसे रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अगर मान लो जो है डेडलॉक, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, तो अगर केंद्र में जो है अगर डेडलॉक कंडीशन जो है सेकंड हाउस में आती है, तो वो जो है राज्यसभा चाहे तो रिजेक्ट कर दे, या जो है कुछ अमेंडमेंट कह दे कि ये कर दो, ठीक है। और द बिल विद इन मोर देन 6 मंथ ऑफ रिसीविंग, यानी कि बिल जो है वो पास नहीं माना जाएगा विद इन मोर देन 6 मंथ ऑफ रिसीविंग इन आर्टिकल 108 पीरियड ऑफ एडजर्नमेंट 4 डेज आर प्रोवोकेशन आर एक्सक्लूडेड। दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात आप इतना समझ लीजिए, डिले जो है वो अत्यधिक नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब जो है कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो डेडलॉक कंडीशन ये है, और जब कुछ नहीं होता है तो दोस्तों जो है जॉइंट सेटिंग हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा जॉइंट सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है, जॉइंट सेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है। तो काउंसिल, अगर जो स्टेट की अगर हम काउंसिल की बात करें तो काउंसिल स्टेट की जो है वो मैक्सिमम डिले पावर जो उसकी है वो 4 महीने ही डिले कर सकती है, ठीक है। और यानी कि पहली बार जो पास होकर के आएगा स्टेट असेंबली से, तो वो जो है 3 महीने तक जो है डिले कर सकती है, ठीक है। और अगर सेकेंड बार आया तो जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में थोड़ा सा उल्टा मामला है, यहाँ पे बिल में ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है, यहाँ पे एक बार पास करके लाओ तो 3 महीने तक का टाइम होता है काउंसिल के पास, दोबारा आएगा पास होकर के तो 1 महीने का टाइम होता है बस। ज्वाइंट सेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लोकसभा अगर हम बात करें तो वो ओवरराइड नहीं कर सकती राज्यसभा को सेकंड पैसेज में, ठीक है। और लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो जो है ओवरराइड कर सकती है काउंसिल को वंस रीपास्ड एंड रिटर्न्ड। अगर जो है दोबारा जो है पास करके जो है रिटर्न कर दिया जाता है काउंसिल के द्वारा, तो उसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको ओवरराइड कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। केंद्र के केस में ऐसा नहीं होता है, केंद्र के केस में जो है वो स्वीकृति दोनों ही सदनों की चाहिए होती, नहीं होता ज्वाइंट सेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो है दोबारा रीपास करके जो है असेंबली ने भेजा है तो फिर जो है तुम्हारी नहीं मानी जाएगी, चाहे काउंसिल कुछ भी कह रही हो, लेकिन केंद्र के केस में ऐसा नहीं है। मनी बिल के केस में दोस्तों वही सेम कंडीशन है, ठीक है, वही जो तरीका वहाँ पे होता है वही तरीका यहाँ पे भी है, कोई ज़्यादा चेंज है ही नहीं, ठीक है, सेम ही बातें हैं। वही बात है कि जो है एक से पास होगा
ठीक है, मनी बिल जो है वो दूसरे में जाएगा। उसके बाद जो है जैसे मनी बिल हमेशा लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आता है, और प्रायर रिकमेंडेशन क्या आता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट की। ठीक है, और उसके बाद जो है ये काउंसिल में जाता है, वो चाहे तो जो इसको रिजेक्ट कर दे या अमेंड करने को कुछ भेज दे। ठीक है, और उसको 14 दिनों के अंदर जो है भेजना पड़ता है, हालांकि वो कोई बात मानी नहीं जाती है। कर लो तो ठीक है, ना करो 14 दिन की तो बात वो अपने डालो। ठीक है, चाहे रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, चाहे तो जो है रिकमेंडेशन स्वीकार की जा सकती हैं काउंसिल की, चाहे तो ना करें। ठीक है, अदरवाइज़ पास मान लिया जाता है, और बाकी जो है गवर्नर की चूँकि स्वीकृति पहले ली जा सकती है। ठीक है, गवर्नर चाहे तो इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा मनी बिल को रिकन्सिडर के लिए नहीं भेज सकते हो। वीटो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर की मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, प्रेसिडेंट वाले में दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप स्वयं से पढ़ें, इनका डिफरेंस मैंने डाल दिया चार्ट बना करके। तो सेकंड चैम्बर अक्सर फिर वही बात उखड़ाती है कि जो है बेकार है, काउंसिल बेकार है। ठीक है, तो आर्गूमेंट कह सकते हो कि हाउस ऑफ रिव्यू होता है, रिप्रेजेंटेशन करता है एक्सपर्टीज का, इसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं। डिलिबरेटिव स्क्रूटनी होता है, जांच करता है चीज़ों की, चेक करता है एग्जीक्यूटिव पावर का। क्रिटिसिज्म इसका यही है कि जो है डिले करता है, फालतू का फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ता है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट है, बैकडोर एंट्री है, जो नेता जो है राजनीति में आना चाहते हैं वो इससे आ जाते हैं, मंत्री वगैरह की जो लेना होता है इसी में मेंबर बन जाओ। पॉलिटिकल मिसयूज होता है इसका, लो इफेक्टिवनेस है, और इसमें हेट्रोजेनियस कंपोजिशन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं, नॉमिनेशन भी होता है। ठीक है, तो हौच पौच बनी रहती है। ठीक, ये दोस्तों कुछ स्पीयर हैं जहाँ पे काउंसिल और असेंबली जो है बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल के केस में अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस, सिलेक्टिव मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की रिपोर्ट में इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन। कुछ स्पीयर ऐसे हैं जहाँ पे काउंसिल और असेंबली इक्वल नहीं, जैसे मनी बिल। ठीक है, असेंबली का फाइनल से जो होता है डिले पावर ऑर्डिनरी बिल की 4 महीने मुश्किल से है, तो ये बराबरी नहीं है। ठीक है, जैसे इलेक्शन जो होते हैं उसमें काउंसिल का कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ये दोस्तों कंपेरिजन है राज्यसभा के साथ। ठीक है, तो इसको जो आप स्वयं से पढ़ें, सेल्फ रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन इशू दोस्तों बहुत सारे जो है स्टेट लेजिस्लेचर में जो है पैदा होते रहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है एवरेज अगर देखा जाए तो 22 दिन ही सिर्फ चली है 2023 में। 22 दिन, कितने शर्म की बात है। 2023 में जो है एवरेज देखा जाए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ 22 दिन चली है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। जबकि 20 दिन चली है मात्र 2024 में। तो PRS की रिपोर्ट है, यानी कि 5 आवर पर सिटिंग जो है मिले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र जिसमें से 9 घंटे रहा। तो ये दोस्तों को डेटा डाल दिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेचर में क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्यों डिले होता है, क्या खराबी है, क्या उसमें प्रॉब्लम का सजेशन आप दोगे, कारण क्या है, इफेक्ट उसके क्या होते हैं, इम्प्लीकेशन उसके क्या होते हैं, रिफॉर्म और रिकमेंडेशन आप क्या दोगे। ठीक, तो ये जो है ये आप स्वयं से रीडिंग कीजिए, ये मैंने आपके PPT में डाल दिया है। PPT आप लेना चाहते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लेक्चर में, लेक्चर का पूरा देखते होगे कि आप हमारी मेंबरशिप प्रीमियम जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 149 की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए जो है ख़त्म हुए दोस्तों, ये प्रीलिम्स के आपके क्वेश्चन डाल दिए हैं 1995 से 2025 तक। ये सारे प्रीलिम्स के जो है क्वेश्चन जो पूछे गए हैं गवर्नर से, ये दोस्तों मेंस के क्वेश्चन डाल दिए हैं 2013 से 2025 तक। इनको जो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जल्दी में साथ चले जाएं। वंदे मातरम।